हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर जो है हमारे पास है वो है नेशनल इनकम का। आप सोच रहे होंगे कि नेशनल इनकम के बारे में तो आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं नेशनल इनकम के बारे में जो बात इकोनॉमिक्स बताती है? नहीं ना। तो फिर इस चैप्टर को, इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सकें। और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर ना सिर्फ हम इसके बारे में बल्कि इसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई, डीपीआई, और इसके साथ साथ रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी को पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर जुड़े रहें मेरे वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की वीडियो से बेनिफिट हासिल करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी नेशनल इनकम के हवाले से। नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है उसको बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर पूरे एक साल के दौरान जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं या सर्विसेज दी जाती हैं, उन दोनों की मार्केट वैल्यू को आप जमा कर लें तो वो उस मुल्क की नेशनल इनकम कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए से प्रोड्यूस की जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं, जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड पेन्योर, ये चार फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। अगर आप जानना चाहते हैं ये चारों फैक्टर के बारे में तो ये रही वीडियोस की। मेरे लेक्चर का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और ये वीडियो को देखकर इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हम जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। नेशनल इनकम के बारे में जान लेना, मेजर कर लेना, उसको कैलकुलेट कर लेना, इसका बेनिफिट क्या है। देखें, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन आमतौर पे जो होती है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कर रहे होते हैं। और वो सवाल है कि वो क्यों मेजर करते हैं, नेशनल इनकम को जांचने की, पैमाइश करने की क्या जरूरत है। इससे गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को असेस करने में आसानी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक नेशनल इनकम एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत सारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी के हवाले से, पॉलिसी इफेक्टिवनेस के हवाले से, इस तरह से बेतहाशा और बहुत सारे जो है वो इंडिकेटर्स जो है वो इंडिकेट करती है नेशनल इनकम, जो कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा बेनिफिशियल होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो हम जानते हैं अगले बात कि नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ये रहे वो आपके सामने सारे के सारे, जो कि छह के छह कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर हर टॉपिक को समझना, क्योंकि जीडीपी का वर्ड आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपको शायद रियल टर्म में इसकी सिर्फ फुल फॉर्म पता होगी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को कहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो वन बाय वन हम तमाम इंडिकेटर्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो था वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन को आसान लफ्जों में आपके सामने रखता हूं। जीडीपी जो है इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज एक साल के दौरान किसी मुल्क में प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी टोटल जो मार्केट वैल्यू, देखें, एक होती है कॉस्ट वैल्यू जिस पे कोई प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। फिर जब वो मार्केट में सेल होती है तो उसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है ये वही मार्केट वैल्यू जो अभी आपको मैंने बताई। तो टोटल मार्केट वैल्यू जो होती है उसको आप एडअप कर लें, ठीक है। और पूरे साल का जो भी कैलकुलेशन बनती है उनको एडअप करने के बाद वो जो कैलकुलेशन बन के आएगी वो उस मुल्क की जीडीपी कहलाएगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा जरूरी है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिहाफ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं आपके मुल्क के अंदर, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट कर रही होती है। यानी जितना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आपकी होगी, जीडीपी जितनी ज्यादा आपकी मुल्क की होगी, इतना ज्यादा आपका मुल्क ग्रो कर रहा होगा, प्रॉस्पर होगा, तरक्की कर रहा होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या उसकी परफॉर्मेंस जो है हम किसी भी मुल्क की जीडीपी से देख सकते हैं कि कितनी जीडीपी है। 2023 में जीडीपी क्या थी और 2024 में क्या थी, तो हम 23 और 24 का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर 24 में ज्यादा है और 23 में कम है, इसका मतलब है आपका मुल्क जो है वो ग्रो कर रहा है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी में इजाफा हो रहा है, तरक्की कर रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है, हुकूमत जो होती है, वो अपने फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स होते हैं और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उनकी तमाम की बेस के ऊपर ये जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करने के बाद आगे डिसीजन लेती है।
ये रहा इसका एक फॉर्मूला। टोटल कंजम्पशन जो आपके मुल्क के अंदर हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपके मुल्क के अंदर हुई है, टोटल जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है, वो टोटल आपने जो एक्सपोर्ट किया अपने मुल्क से दूसरे ममालिक को, और टोटल इंपोर्ट जो किया आपने दूसरे तमाम ममालिक से अपने मुल्क के अंदर, उन तमाम को यहाँ पे लिख दिया जाता है। अच्छा, ये एक फैक्टर देखें माइनस एम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ माइनस एम क्यों आ रहा है? सब जगह तो प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? यहाँ माइनस एम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि चूंकि हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने अपनी मुल्क की बाउंड्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान में एक साल के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उसकी वैल्यू को, जितनी कंजम्पशन हुई है, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, जितनी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिंग की है, जितनी एक्सपोर्ट की है, ये सब चीजें यहाँ पे आती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक से चीजें इंपोर्ट भी की हैं जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब है उन तमाम चीजों को जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं की गई हैं बल्कि दूसरे मुल्क से इंपोर्ट की गई हैं, आपने यहाँ पे उसको माइनस कर देना है, क्योंकि जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस की जाने वाली तमाम गुड्स या फिर दी जाने वाली सर्विसेज ही काउंट होंगी, उनकी मार्केट वैल्यू काउंट होगी। तो यहाँ माइनस एम का मतलब है कि आपने चीजें एक्सपोर्ट की हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हुए, प्रोड्यूस करते हुए आपने इंपोर्टेड आइटम इस्तेमाल किए होंगे, तो इस एक्सपोर्ट में से आपने वाली इंपोर्ट जो आपने इसमें शामिल की थी वो माइनस करेंगे। इस तरह गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है, उसमें अगर कोई इंपोर्ट के आइटम शामिल थे तो वो माइनस करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानियों ने की है, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो आप काउंट करेंगे। इसके अलावा जो कंजम्पशन पाकिस्तान के अंदर हुई है पाकिस्तानी प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो वो यहाँ शामिल करेंगे, और अगर इंपोर्टेड कोई गुड्स इंपोर्ट की गई हैं तो वो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो अक्सर सुना होगा आपने, टीवी पे एक डिबेट चल रही होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। गवर्नमेंट के पास ये दो ऑप्शन होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के, या तो वो नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर सके या फिर वो रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर सके। हम बारी बारी जानते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जब दोनों जीडीपी है तो फिर ये नॉमिनल और रियल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, और इसी फर्क को हम जानते हैं। रियल जीडीपी में आमतौर पे जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है वो क्वांटिटी के साथ जो प्राइस का फैक्टर लेती है, वो प्राइस का फैक्टर कांस्टेंट ले लेती है। इसी तरह से जो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करती है, तो जो आउटपुट है या जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ जो प्राइस का रिलेशनशिप है वो करंट प्राइस को वो लेती है। 2024 चल रहा है तो 2024 की प्राइस वो काउंट करेगी, 23 या 22 की प्राइसेस नहीं ली जाएंगी। इसी तरह से यही बात यहाँ पे आगे कि प्राइसेस जो है रियल जीडीपी के अंदर वो कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं, हर साल उसको चेंज नहीं करते, बल्कि एक साल के प्राइस को बेस बना के तमाम कैलकुलेशन की जाती है। जबकि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हर साल की डिफरेंट प्राइस जो होती है वो ली जाती है, और हर साल की डिफरेंट प्राइस का मतलब है उसके अंदर इन्फ्लेशन भी आ गया। अगर महंगाई हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं तो जो नई कीमतें होंगी इन्फ्लेशन वाली, तो वो इसमें काउंट की जाएंगी नॉमिनल जीडीपी के अंदर। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रियल जीडीपी किस तरह कैलकुलेट की जाती है, नॉमिनल जीडीपी को आप जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह आप रियल जीडीपी गवर्नमेंट जो है आमतौर पर कैलकुलेट कर लेती है। इस तरह नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपके मुल्क में प्रोड्यूस की गई है वो, और जो उसकी करंट ईयर की प्राइस है। अगर 2024 की जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है नॉमिनल जीडीपी, तो 2024 की यहाँ पे प्राइसेस आ जाएंगी। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि रियल जीडीपी मोर एक्यूरेट होती है इकोनॉमिक टर्म के अंदर या इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तो जब भी आपके सामने दो तरह की जीडीपी आए, नॉमिनल और रियल, तो आप रियल जीडीपी के डेटा को बेस बनाते हुए आप कैलकुलेट करें, या कैलकुलेटेड आती है तो आप रियल जीडीपी को फोकस करें, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होती है इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करने में। अच्छा, हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझें। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 सालों का हम जो है वो किसी मुल्क की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहला साल जो है हमने ये कहा कि भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं वो 5 लाख यूनिट पूरे साल में उस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं, और उस साल उस जो यूनिट्स की वैल्यू थी वो 10 रुपए थी। तो टोटल 5 लाख को इंटू 10 किया आपने तो 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए की जीडीपी जो हुई है पहले साल में। अब वो पहला साल आप कोई भी बेस कर लें, 2023 को पहला साल कह लें और 24 को दूसरा साल कह लें, ये भी कर सकते हैं आप, इस तरह कोई भी ईयर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ ईयर 1
और आगे AR2 के नाम से मैंने आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इसी तरह रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? रियल जीडीपी भी, इसका जो फॉर्मूला हमने देखा, उसकी वैल्यू भी 5 मिलियन आएगी। तो पहले साल के अंदर चूंकि बेस ईयर होता है, तो वो नॉमिनल जीडीपी हो या रियल जीडीपी हो, उस साल की सेम आएगी। फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, इस तरह और डिफरेंट ईयर्स में जब आप कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी, वहां आपको फर्क मिलेगा। तो दूसरे साल में क्या होगा? जाहिर सी बात है, पहले साल में जो कैलकुलेशन आपने की थी प्राइस की, 10 रुपीज की, दूसरे साल में प्राइजेस देखें बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, हर साल महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ महंगाई होके वो प्राइस जो 10 की थी वो 12 की हो गई। अब यूनिट कितने प्रोड्यूस किए? यूनिट प्रोड्यूस किए आपने 5,20,000। पहले 5 लाख किए थे, अब यूनिट बढ़ गया आपके 5,20,000। बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है। तो 5,20,000 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6.24 मिलियन। ये नॉमिनल जीडीपी है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, मेरी बात पे ध्यान दें, पहले साल में 5 मिलियन नॉमिनल जीडीपी थी और दूसरे साल में 6.24 मिलियन नॉमिनल जीडीपी थी। अगर इसको देखें तो आपको लगेगा जबरदस्त भाई, बहुत ग्रो की है इकोनॉमी, और 5 मिलियन से बढ़ के जो है वो तकरीबन 6.25 मिलियन जो है वो इकोनॉमी ग्रो कर गई। 1.25 अरब रुपए, 1.25 मिलियन का जो है वो इजाफा हुआ है इसके अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। नहीं, नॉमिनल जीडीपी से हम इस तरह से मेजर नहीं करते। हमें यहाँ पर रियल जीडीपी देखनी पड़ेगी, उसके जरिए से हम बताएंगे कितनी ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर हुई है। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला आपने देखा। अब रियल जीडीपी 5,20,000 यूनिट बने टोटल, और जो रियल जीडीपी देखेंगे, प्राइस हमने 10 ली है। ये 10 प्राइस क्यों ली? आपको मैंने समझाया था अभी कि रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम प्राइस को बेस बना लेते हैं किसी भी एक साल की। तो ये पहले साल की प्राइस थी 10 रुपए, हमने इसको बेस बनाया और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब आगे हम दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जितने साल भी हम आगे रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो रियल जीडीपी को बेस बनाएंगे इसी 10 ईयर, 10 रुपीज को। तो 10 रुपीज को आपने 5,20,000 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 5.2 मिलियन रुपीज। अब सवाल छोटा सा ये होता है, आप सोच होंगे कि 5.2 मिलियन रियल जीडीपी, ये तो कम है, ज्यादा है। तो ये ज्यादा इसलिए है कि इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर है। महंगाई होने से, अशिया की महंगी होने की वजह से आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस मुल्क के अंदर ज्यादा चीजें बनी है। नहीं, ये फैक्टर महंगाई का फैक्टर है। इसके अंदर महंगाई का फैक्टर शामिल हो गया है, तकरीबन 1 मिलियन का। तो 1 मिलियन की महंगाई हुई है पूरे मुल्क के अंदर। तो यही आपसे मैंने बात कही थी कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाता है, जबकि रियल जीडीपी के अंदर हम इन्फ्लेशन फैक्टर को हटा देते हैं कि भाई महंगाई होने की वजह से जो चीजें महंगी हो रही हैं, उससे तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ता। रियल टर्म में कितना फर्क पड़ रहा है? तो रियल टर्म के अंदर सिर्फ 0.2 यानी कि 0.2 मिलियन का फर्क पड़ रहा है। देखिए, ये हमने जीडीपी को पढ़ लिया, जीडीपी की नॉमिनल जीडीपी और रियल दोनों पढ़ लिया। अब हम जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी, पीआई और डीपीआई पढ़ने जा रहे हैं। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी कह रहे हैं। एक फर्क देखिएगा लाजमी, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक में डोमेस्टिक का वर्ड था, ग्रॉस नेशनल में नेशनल का वर्ड है। डोमेस्टिक यानी कि आपके मुल्क की बाउंड्री के अंदर, नेशनल का मतलब है तमाम के तमाम। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो तमाम पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी नौकरी करते हैं। तो वो जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो वो भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से काम कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स की मदद से तमाम के तमाम जो उनकी इनकम होगी, उनके रिसोर्सेज होंगे, जो वो पाकिस्तान में भेजेंगे, तो वो भी हम इस जीएनपी के अंदर काउंट करेंगे। जबकि ये चीज़ हमें जीडीपी में शामिल हम नहीं करते थे। और ये हमने वजाहत कर दी है कि नेशंस जो होते हैं, जो नेशन सिटीजन हैं, वो सिटीजन आपके मुल्क में हों, बल्कि या वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनली, वो कहीं भी रहते हों, तो जो उन्होंने अर्न किया है वो सब इसमें शामिल होगा। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। जीएनपी आप कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल टू जीडीपी, आप देखें पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जीडीपी आपने जो पहले कैलकुलेट की है, उस जीडीपी के अंदर आपने फैक्टर पेमेंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड ये डाल देना है। ये क्या होता है? फैक्टर पेमेंट क्या होता है? वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो दुनिया भर में रह के पैसा कमा के पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान जो रिसीव कर रहा है अब्रॉड से तमाम चीजें, तमाम पेमेंट, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह से, जिस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में काम करते हैं ना, इस तरह से बहुत सारे दूसरे मुल्कों के जो लोग जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। तो जितने भी नेशंस के लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, तो जब वो पाकिस्तान में काम करते हैं और कमाते हैं, तो वो कहाँ भेज देते हैं? वो अपने ममालिक को भेज देते हैं जिस मुल्क से वो बिलोंग करते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम जीएनपी कैलकुलेट करते हुए उनकी तमाम पेमेंट्स को जो इन्होंने अपने मुल्कों में वापस कर दी है,
तो हम भी यहाँ से इसको पेमेंट को यहाँ से माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ माइनस कर देंगे। इस पूरे बड़े फॉर्मूले को मैंने बहुत समराइज कर दिया, छोटा सा कर दिया। देखें जीएनपी कैसे होती है कैलकुलेट, इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट ये प्लस वाली है, ये फैक्टर पेमेंट माइनस वाली है। तो माइनस प्लस करके इनको एड लेस करके यहाँ पे जीएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। छोटा सा देखें, ये आगे एमपी लिखा हुआ है। एनएनपी मार्केट प्राइस, जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, सर्विसेज की दी जा रही हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को ऐड कर लें और इसके अंदर से डेप्रिसिएशन को, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे एनएनपी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। आमतौर पे एनएनपी को हम एनडीपीपी भी कहते हैं। एनडीपी क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम एनएनपी को आमतौर पे एनडीपीपी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एनएनपी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी। जीएनपी अभी हमने लास्ट कैलकुलेट की, आपने सीखी। तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, यह मेंशन है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो जीएनपी में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो फिर आपके सामने क्या आ गई, एनएनपी मार्केट प्राइस वाली वैल्यू आ गई। अब हम डेप्रिसिएशन को क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पूरे साल में आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज दी किसी को, तो उसमें जो भी कैपिटल गुड्स इस्तेमाल हुई है, आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट, जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं गुड्स को बनाने में, तो वो जो कैपिटल गुड्स था आपका वो डेप्रिशिएट हुआ है, वो कम हुआ है, उसकी लाइफ एक साल से कम हुई है। तो उस डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू को आपने यहां लिखकर जीएनपी को माइनस करके नेट वैल्यू निकाल दी। अब जो आपके पास इनकम कैलकुलेट हुई है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट से हुई है। एक तो वो नेशनल प्रोडक्ट भी हो गई और वो नेट भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो कि यही है, इसमें फैक्टर कॉस्ट का फर्क है। हमने पिछली एनएलपी पढ़ी थी मार्केट प्राइस की, और ये है फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखिए आपने अभी समझा कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये आपके फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है एनएनपी एफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम जो अर्नड हुई है तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, इन लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से, जो भी आपने पूरे साल में इनकम जनरेट की है पूरे साल में, वो आपकी उस मुल्क की नेशनल इनकम कहलाती है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको, एनएनपी मार्केट प्राइस, अभी जो आपने एनएनपी निकाला था मार्केट प्राइस वाली वैल्यू, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसमें से जितने भी टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इस तरह तमाम टैक्सेस जो होते हैं, वो टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आप यहाँ से माइनस कर देंगे। और जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट आपको शहरियों को रियायत देती है। जैसे तमाम जो फूड आइटम्स हैं, गवर्नमेंट अगर वो महंगी हो जाती है तो गवर्नमेंट उस पर जो रियायत देती है अपने शहरियों को, तो वो सब्सिडीज कहलाती है। तो वो प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे एनएनपी एफसी की सूरत में। अब बात आती है पर्सनल इनकम की, पीआई। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये इनकम से रिलेट करते हुए हैं। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो डिफरेंट इनके जो प्रोसीजर होंगे कैलकुलेट करने के। पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम रिप्रेजेंट द इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। जो इनकम मिलती है आपको किसी भी शहरी को एक साल के दौरान, इसमें क्या इंक्लूड होता है, वेज है, सैलरीज हैं, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो ऐड अप करने के बाद जो इनकम कैलकुलेट या जनरेट होती है पूरे साल की, वो पर्सनल इनकम कहलाती है। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और आसान हो जाए। पर्सनल इनकम कैसे होती है कैलकुलेट, एनएनपी एफसी। अभी आपने एनएनपी एफसी निकालना या कैलकुलेट करना सीख लिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है बहुत सिंपल तरीके से। इसके बाद आपने प्लस कर देना है ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तमाम ट्रांसफर पेमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट की जानिब से बेनिफिट दिए जाते हैं अपने शहरियों को। जैसे मिसाल के तौर पे 60 ईयर ऑफ एज हो जाती है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन प्रोवाइड करती है उन ओल्ड सिटीजन्स को। ठीक है, इसी तरह से होता क्या है, अगर जो नौजवान है वो पढ़ लिख गया है और जॉब ढूंढ रहा है, जॉब सर्च कर रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तो गवर्नमेंट उसको एक स्टाइपेंड के तौर पे, एक वजीफा के तौर पे जो है उसको कुछ अमाउंट जो है वो मंथली दे देती है। जब तक कि जॉब ना हो आपको ये अमाउंट
मिलता रहेगा, ताकि आप सरवाइव कर सके। तो ये तमाम इस तरह से ये तमाम चीजें ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं। इनको ऐड कर लेंगे, इसके बाद आपने माइनस कर देना ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। यानी कि इनकम टैक्सेस क्या होते हैं, जो कंपनी या फर्म्स कमाती है ना, वो कॉर्पोरेट इनकम होती है, तो उस पर जो टैक्स देते हैं वो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप पूरे साल मेहनत करते हैं और साल के आखिर में आपकी इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता है, तो आप आमतौर पर इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो आप अपने पास रख लेते हैं कॉन्टीजेंसीज के लिए। लेकिन जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें क्या करते हैं, आप डिविडेंड दे देते हैं। जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है, जो आपकी शेयर्स होल्डर होते हैं, उनकी जो शेयर्स आप परचेज करते हैं आपसे, तो उन शेयर्स के ऊपर आप उनको डिविडेंड दे देते हैं। इस बात पे दे देते हैं कि हम अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने उन शेयर होल्डर को भी देंगे जिन्होंने हमारी फर्म के अंदर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की है। तो वो हिस्सा आप डिवाइड कर देते हैं, तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो डिवाइड नहीं करते या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो हिस्सा आप यहाँ पर आके यहाँ पे लिख देते हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से ये पूरी ब्रैकेट वाली जो वैल्यू आ रही है ना, इसको आपने माइनस कर देना है इन तमाम वैल्यू से जो आपने कैलकुलेट की। इस तरह से पर्सनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। आखिरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा अपने लिए, और बहुत चीजों को आसान रखिएगा अपने लिए। वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई। ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। डीपीआई क्या होती है? डीपीआई मेरे लिए और आपके लिए बड़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? डीपीआई क्या होती है? इनकम दैट इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड हैव अवेलेबल। यानी कि किसी भी जो शहरी है, जो रिहायशी है, फैमिली वाला बंदा है, उसके पास जो पैसे बचते हैं जिससे वो पैसे खर्च कर सके या सेव कर सके। दो ऑप्शन होते हैं। तमाम चीजें आप एज और लेस करने के बाद अब आपके जो पैसे आए हैं, डीपीआई जो इनकम है आपकी, वो या तो आप खर्च करेंगे या उसमें कुछ बचा लेंगे डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद। इसका फॉर्मूला क्या है? ये आपकी पर्सनल इनकम आपने कैलकुलेट की थी, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि आपके ऊपर लगते हैं या आपकी वेल्थ पे लगते हैं। यानी आपकी इनकम है तो आप टैक्स देंगे, डायरेक्ट टैक्स। आपके गाड़ी है तो आपकी वेल्थ है तो आप टैक्स देंगे। आपकी प्रॉपर्टी है तो आप टैक्स देंगे, क्योंकि अब आपके नाम पर है। तो इस तरह से जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो माइनस करने के बाद जो इनकम आपके पास आई है, वो इनकम डीपीआई कहलाती है। अब ये वो इनकम आ गया आपके पास कि अब आप या तो इसको खर्च करें या इसको सेव करें या दोनों काम कर लें। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ और मेरी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।